दूसरे विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, इंसानियत लाशों के ढेर पर खड़ी थी, तब पेरिस में दुनिया भर के नेताओं ने कसम खाई थी और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी और कहा गया था कि एक इंसान होने के नाते चाहे वो किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, उसके कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जैसे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार और गरिमा अर्थात डिग्निटी का अधिकार। चाहे वो राजा हो या रंक, ऐसे अधिकार किसी सरकार की भीख नहीं बल्कि एक इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार। एक शिक्षक के तौर पर जब मैं क्लास में आपको पॉलिटी या इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं बड़े गर्व से संविधान का अनुच्छेद 21 को बताता हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अनुच्छेद 19 के बारे में बताता हूं। लेकिन आज 2025 में जब मैं भारत की स्थिति देखता हूं तो मुझे ऐसे अधिकार केवल कागज के टुकड़ों में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानवाधिकार दिवस सिर्फ कैलेंडर में बचा है, कैरेक्टर में नहीं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का शोर तो बहुत मचा रहे हैं, लेकिन उस शोर के नीचे सिसकती हुई आम आदमी की आवाज़ को हम दबा रहे हैं। आज बात न सिलेबस की होगी, न पढ़ाई की, आज बात हक और हकीकत के बीच की उस खाई की होगी जिसमें हमारा देश गिरता जा रहा है। मैं आज आपको अच्छी बातें करके या सफलता का मंत्र बताकर खुश करने नहीं आया हूँ। एक शिक्षक का काम आपको सुलाना नहीं बल्कि जगाना है, चाहे वो झटका देकर ही क्यों ना हो। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, हम कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज मैं उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं तब तक हम अपना इलाज नहीं कर सकते। आज मैं एक शिक्षक के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे अपनी बातें कहना चाहता हूं जो व्यवस्था के अंदर जाकर उसे सुधारने की जिद के लिए बैठा है। चलिए आज भारत का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने और सच के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और उस खाई का नाम है आंकड़े। जरा गौर से सुनिएगा, यह 2025 का भारत है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। हम दुनिया को अनाज देने की बात करते हैं और विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन भूखमरी में 123 देशों की लिस्ट में हम 102वें नंबर पर खड़े हैं। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिनको हम कभी आर्थिक मदद देते थे, आज वो अपने नागरिकों का पेट भरने में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। क्या भूखे पेट सोना किसी का मानवाधिकार है? हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, लेकिन जमीन पर हमारे बच्चे आज भी कुपोषण से मर रहे हैं। जब मेरे देश का बच्चा कुपोषण का शिकार होता है तो क्या संसद में बैठे लोगों की नींद नहीं टूटती? आज भारत में भूखमरी किस्मत नहीं, एक स्कैम है। गोदामों में अनाज सड़ता है ताकि शराब बनाने वाली कंपनियों को सस्ता मिल सके, लेकिन राशन की दुकानों पर लाइन में खड़ा मजदूर खाली हाथ लौटता है। प्रसिद्ध विचारक नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह मानव निर्मित है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 खुशहाली सूचकांक। महलों में रहने वाले शायद खुश हों, लेकिन आम आदमी मुस्कुराता भी एक वक्त की रोटी को खाकर है। हम खुशहाली के सूचकांक में 147 देशों में 118वें नंबर पर हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका रैंक 109 है, उससे भी ज़्यादा दुखी हैं। भारत की ऐसी स्थिति देखकर मुझे समझ नहीं आता अब कोई नेता पाकिस्तान से हमारे आंकड़ों पर तुलना क्यों नहीं करता। सड़कों पर इतना गुस्सा, इतनी नफरत और इतनी हताशा क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी को सिस्टम से लड़ते लड़ते यह यकीन हो गया है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हुआ, मैंने देखा वही पुरानी कहानी। जिस नेता ने 5 साल तक स्कूलों को तबेला बना दिया, अस्पतालों को मुर्दा घर बना दिया, जनता उसी के पीछे दीवानी होकर भाग रही थी। इसे कहते हैं राजनीतिक सम्मोहन, पॉलिटिकल हिप्नोसिस। आज वही हो रहा है। आपको 5 किलो की खैरात और कुछ रुपए देकर यह एहसास कराया जाता है कि राजा बहुत दयालु है, जबकि वो कोई खैरात नहीं, आपका हक है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा दिल तब रोता है जब मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र एक अंगूठा छाप नेता के पैर छू रहे हैं, सिर्फ एक संविदा की नौकरी के लिए। यह दृश्य, यह एक तस्वीर भारत के मानवाधिकारों की सबसे बड़ी विफलता है। जब योग्यता सत्ता के पैरों में गिर जाए तो देश हार जाता है, फिर उस देश का विकास नहीं, विनाश होता है। फिनलैंड और डेनमार्क जैसे छोटे देश, जहां हमारे जितने संसाधन नहीं हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम अपने नागरिक को वोट बैंक नहीं, इंसान समझता है।
आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों है। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने हजारों साल पहले अपनी किताब द रिपब्लिक में एक बहुत कड़वी बात कही थी, जो आज भारत की राजनीति पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कीमत जो आप चुकाते हैं वह यह है कि आप राजनीति से दूर भागते हैं, तो आप अपने से अयोग्य, चरित्रहीन और मूर्ख लोगों के द्वारा शासित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज यही हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि नेता अनपढ़ हैं, उनके पास डिग्रियां होंगी, लेकिन क्या उनके पास विजन है। एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता है जिसने शायद सरकारी स्कूल का दर्द कभी नहीं देखा, तो वह यह तय करता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे। यह सिर्फ शिक्षा का अपमान नहीं, यह उस बौद्धिक मानवाधिकार, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन राइट कानून है जो संविधान हमें देता है। जब कलम की ताकत बाहुबल के नीचे दब जाती है तो समाज गूंगा हो जाता है। जरा सोचिए, एक शिक्षक बनने के लिए बीएड, टैट, सुपर टैट, इंटरव्यू ना जाने कितनी ऐसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपकी शिक्षा नीति बनाने वाले, आपके विश्वविद्यालय का बजट तय करने वाले और देश का कानून बनाने वाले लोगों की योग्यता क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब संसद में बिना पढ़े लिखे लोग या अपराधी छवि वाले लोग मेज थपथपाते हैं, तो यह मेज की आवाज़ नहीं होती, यह देश के पढ़े लिखे युवाओं के सपनों के टूटने की आवाज़ होती है। विद्यार्थी एक सरकारी नौकरी के लिए 14-14 घंटे लाइब्रेरी में घिसते हैं, पाई का हिसाब रखते हैं, और दूसरी तरफ संसद और विधानसभाओं में वे लोग बैठकर आपके भविष्य का फैसला ले रहे हैं, जिनका खुद का अकादमिक रिकॉर्ड देखना भी शर्मनाक है। जब एक अनपढ़ या कम योग्य व्यक्ति देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस की पॉलिसी बनाएगा, तो परिणाम विकास नहीं, विनाश ही होगा। यह हमारे बौद्धिक मानवाधिकार, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन राइट की हत्या है। और सिर्फ युवाओं की बात क्यों करें, बात उनकी भी होनी चाहिए जो इस देश की आधी आबादी है। ग्लोबल जेंडर गैप, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2025 देखिए। हम 148 में 131वें पायदान पर हैं। एक तरफ हम नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। एक समाज तभी महान बनता है जब एक महिला रात को 12 बजे भी उतनी ही बेखौफ होकर सड़क पर चल सके जितना एक पुरुष। जब मैं क्लास में अपनी बहनों को पढ़ाता हूं तो उनकी आंखों में माँ बाप के लिए कुछ कर सकने का जज्बा, अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देखता हूं, लेकिन जब वही बहन बेटी सड़क पर निकलती है तो उनके माता पिता को उनकी सफलता की चिंता नहीं होती, उनकी सुरक्षा की चिंता होती है। जिस देश में डर हवा में घुला हो, क्या उस देश में जीना मानवाधिकार है? नहीं, यह मानवाधिकार की अवहेलना है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होता है, तालियां बजती है, लेकिन टिकट किसको मिलता है? बाहुबलियों की पत्नियों को या उनकी बेटियों को। एक आम घर की पढ़ी लिखी लड़की के लिए राजनीति के दरवाजे बंद है। जब तक देश की आधी आबादी डर के साए में जिएगी, तब तक हम सुपर पावर नहीं, सुपर फ्लॉप रहेंगे। और यह दर्द सिर्फ युवाओं का नहीं है, किसानों का भी है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं। मैंने अपने पिता के हाथों में छाले और चेहरे पर मायूसी देखी है। संविधान कहता है समान काम का समान वेतन, लेकिन किसान साल भर मेहनत करके भी सड़क पर अपनी फसलें फेंकने और कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर क्यों होता है? क्या सम्मानजनक जीवन अनुच्छेद 21 किसान के लिए नहीं है? हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में हम 151वें पर हैं। जब सवाल पूछने वालों की जुबान काट दी जाए या वो खुद अपनी जुबान बेच दें, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र आईसीयू में है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था कि अगर मुझे सरकार और अखबार में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अखबार को चुनूंगा, क्योंकि अगर सच बताने वाला जिंदा है तो सरकार को सुधारा जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है। मीडिया जिसे वॉच डॉग होना चाहिए था, वो आज लैप डॉग बन चुका है। सत्ता की गोदी में बैठे मीडिया आपसे वो सवाल नहीं पूछता जो जरूरी है, जैसे कि नौकरी कहाँ है, महंगाई क्यों है, पेड़ पौधे क्यों काटे जा रहे हैं, हवा प्रदूषित क्यों है, गरीबी क्यों कम नहीं हो रही, अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है। मीडिया सिर्फ इतिहास और आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर झूठे दावे पेश करके नफरत फैलाती है और अपने आकाओं की चाटुकारिता करती है, क्योंकि अगर आका खुश रहेंगे तो चाटुकारों को अरबों रुपए का विज्ञापन मिलेगा, और यह अरबों रुपए किसके हैं? यह आपके और हमारे टैक्स के पैसे हैं। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड कहते थे कि सभ्यता का पहला तकाजा है न्याय, लेकिन जब न्याय की जगह अन्याय ले ले और संविधान की जगह किसी नेता का सरफरा मूंड ले ले, तो हम सभ्य समाज नहीं जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म लोगों के लिए अफीम है, लेकिन भारत में अपने वर्ग विशेष की चाहत अफीम से भी नशीली है। हम 5 साल तक रोटियां नहीं, अपने वर्ग विशेष का गौरव खाते हैं। अगर
आप फिर से वर्ग और धर्म के नशे में किसी प्रतिनिधि को वोट डालने गए तो याद रखिएगा, आपके बच्चे जब बेरोजगार होकर के घर बैठेंगे तो उनकी बेरोजगारी का कारण कोई सरकार नहीं बल्कि आपकी उंगली पर लगी वो स्याही होगी, क्योंकि आप धर्म और वर्ग के गौरव को महसूस करके अपनी छाती को तो चौड़ा कर सकते हैं पर उससे भूख और समस्याओं को नहीं मिटा सकते। हम नागरिक नहीं, हम प्रजा बन गए हैं और प्रजा सिर्फ राजा की जय जयकार करती है, सवाल नहीं पूछती। मुझे यहाँ प्लेटो की बात फिर से याद आती है। उन्होंने लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी बताई थी। उन्होंने कहा था, तानाशाही वह नहीं है जब कोई एक व्यक्ति डंडे के जोर पर राज करे, असली तानाशाही वह है जब जनता को इतना अज्ञानी बना दिया जाए कि वो अपनी गुलामी को ही अपनी आज़ादी समझने लगे। तो अब सवाल है, हम क्या करें? मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम आपको सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान के तरीके बताना भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, लेकिन अपने कपड़े गंदे किए बिना। मुझे दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां याद आती हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, मानवाधिकार दिवस पर मेरा बस आपसे एक अनुरोध है, सवाल पूछना सीखिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, चाहे अपना दल हो, चाहे दूसरा दल हो, अगर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, फसलों के अच्छे दाम और रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चुनने से पहले एक बार नहीं 10 बार विचार कीजिए। खुद को काबिल बनाइए। सिस्टम में अच्छे लोगों की कमी है, आप पढ़िए, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि उस देश की पॉलिसी